अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रैक इट द कश्यप पे। तो आगे हूँ मैं आपके पास एक नई टेस्ट सीरीज लेकर। जी हाँ, ये जो टेस्ट सीरीज है केजीएस की टेस्ट 2 पार्ट 1 वीडियो है। जो इस टेस्ट 2 हुई थी इसमें क्या थी, फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल आए थे। ठीक है, ये हमारा टेस्ट 2 है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, ये जो है टेस्ट बुकलेट है और ये जो हमारा टेस्ट 2 था जिसमें साइंस, फिजिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सवाल आए थे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे, देखिए। तो हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। यानी कि इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है ये कौन सा था। इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। ये याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या है, अप्सरा। हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। मैंने बताया कि मैं साइंस एंड टेक को पूरी हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे, तो इसमें निम्नलिखित में से भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। आंसर मैंने आपको बता दिया, याद होगा आपको, अप्सरा है। ठीक है, आइए हम लोग पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इंग्लिश में, फिर हम लोग देखेंगे हिंदी में। ये देखिए, तो यहाँ पे पहला कह रहा है कि, देखिए यहाँ पे, अप्सरा वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। अप्सरा जो है ना, ये इंडिया की पहली न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है। कमीशनड ऑन 4 अगस्त 1956। और इसे कब कमीशन किया गया था, 4 अगस्त 1956 को। इट वाज डेवलप्ड विद असिस्टेंस फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। और इसे डेवलप करने में हमारी मदद किसने की थी, तो यूनाइटेड किंगडम ने हमारी हेल्प करी थी। और ये लोकेटेड कहाँ पे, तो ये जो है BARC, जिसे हम लोग कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में लोकेटेड है। कहाँ पर है ये, तो ये है त्रम्बे महाराष्ट्र में। कहाँ पे, त्रम्बे महाराष्ट्र में। याद रखिएगा, अप्सरा जो है इंडिया की पहली न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर है जो एस्टेब्लिश्ड कमीशन की गई थी 4 अगस्त 1956 को। कहाँ पे, किसने हमारी हेल्प की थी इसमें, तो यूके ने हमारी हेल्प की थी, है ना, ब्रिटेन ने। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये BARC, जिसे हम लोग भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहते हैं, जो कि त्रम्बे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है ना। इसके बारे में और क्या कह रहा है, देखिए, न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर्स आर टिपिकली स्मॉलर एंड यूज्ड फॉर पर्पस लाइक न्यूट्रॉन बीम रिसर्च, मटेरियल टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। कहता है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर हैं ये क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। और इसमें क्या काम होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन बीम का रिसर्च किया जाता है, मटेरियल्स की टेस्टिंग होती है और ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है। आइए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। देखिए, अप्सरा भारत का, एक मिनट यहाँ पे देख लीजिएगा। तो कहता है कि अप्सरा भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर था जिसे 4 अगस्त 1956 को चालू किया गया था। इसे यूनाइटेड किंगडम की सहायता से विकसित किया गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और यह महाराष्ट्र के ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे BARC में स्थित है। नाभिकीय अनुसंधान रिएक्टर आमतौर पर छोटे होते हैं और इनका उपयोग जो है न्यूट्रॉन बीम अनुसंधान हो गया, पदार्थ का परीक्षण हो गया, या फिर प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए। तो हमारा क्वेश्चन 2 जो है ये असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है ना, असर्शन और रीजन। तो ये हो गया हमारा असर्शन, ये हो गया हमारा रीजन। आइए पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कहता है कि लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप्स आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो कह रहा है कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है, LED लैंप्स जो हैं, ये मोर एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। लाइट इमिटिंग डायोड जो होता है ना, ये ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं CFL से, तभी तो ये इन्होंने CFL को रिप्लेस कर दिया। आपने को याद होगा कि पहले हम लोग CFL के बल्ब यूज़ करते थे हमारे घर वगैरह में, लेकिन अब क्या देखते हैं, हर जगह आपको LED लाइट्स दिखेंगे, है ना। तो लाइट इमिटिंग है क्योंकि ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। LED क्या है, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। अब देखिए नेक्स्ट कहता है कि लाइट इमिटिंग डायोड लैंप्स आर प्रोड्यूस लेस हीट कंपेयर टू कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और ये भी बिल्कुल सही है कि लाइट इमिटिंग डायोड जो है ना, ये लेस हीट प्रोड्यूस करता है CFL के रिस्पेक्ट में। तो इसे समझ लीजिए। एक तो आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए, LED का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। CFL का भी याद कर लो, क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। और इसमें आपको क्या याद करनी है, तो LED जो है ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, तभी तो इसने रिप्लेस कर दिया ना। तो LED जो है ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है, और LED जो है ये क्या करता है, लेस हीट भी करता है। और ये जो हमारा CFL है ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका सेलेक्ट आंसर आपको कह रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आप बताओ, आंसर हो जाएगा बोथ A एंड R are true and R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पहले इंग्लिश में देखेंगे फिर हिंदी में। पहले हम लोग हिंदी में क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था ना, अभिकथन 1 और कारण यहाँ पे था। सेम चीज़ है कि लाइट इमिटिंग डायोड LED लैंप्स कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स की तुलना में अधिक क्या होते हैं, ऊर्जा कुशल होते हैं। बिल्कुल सही बात है। और लाइट इमिटिंग डायोड लैंप्स कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स की तुलना में कम उष्मा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो नीचे दिए गए कूट का आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा A और R दोनों सत्य है और एक की सही व्याख्या करता है। आइए हम लोग पहले एक्सप्लेनेशन अब इंग्लिश में देखेंगे। देखिए,
इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन में आपको उतनी चीज़ें याद नहीं करनी है, मेन जो बात है ना आपके उस क्वेश्चन में ही दिया हुआ, तो उस क्वेश्चन की चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बता देता हूँ। देखिए एलईडीज आर मोर एनर्जी एफिशिएंट, मैंने बता दिया एलईडी क्या होते हैं, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, प्रोड्यूसिंग मोर ल्यूमेंस पर वाट। ठीक है ना। अब आपको ये लूमेंस याद करने के लिए नहीं बैठ जाना है कि आप ये लूमेंस याद करोगे, है ना। मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि क्या ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना, कि आप सब कुछ याद करके नहीं जा सकते हो, हमारे याद करने की भी एक लिमिट है, तो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने जाना है। तो ये याद रखो कि एलईडीज़ क्या है, मोर एनर्जी एफिशिएंट है और प्रोड्यूस मोर लूमेंस पर वाट कंपेयर टू CFLs, मीनिंग दे यूज़ लेस एनर्जी फॉर द सेम लाइट आउटपुट। समझ गए। नेक्स्ट कहता है एलईडी जनरेट लाइट थ्रू इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस इन अ सेमीकंडक्टर विच प्रोड्यूस मिनिमल हीट। तो एलईडी क्या करता है ना, इसमें ये याद रखना आपको कि एलईडी जो है ये मिनिमल हीट प्रोड्यूस करेगा, वहीं CFL जो है ये क्या करेगा, ज़्यादा हीट, मोर एनर्जी लॉस्ट एज अ हीट, तो हीट के तौर पे ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता है CFL में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहता है एनर्जी एफिशिएंट इन लाइटनिंग डिपेंड्स ऑन हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज कन्वर्टेड इनटू विजिबल लाइट। कहता है कि एनर्जी एफिशिएंसी जो है ना लाइटनिंग की डिपेंड करती है कि कितनी एनर्जी वो कन्वर्ट कर पा रहा है लाइट में, इलेक्ट्रिसिटी की कितनी एनर्जी को वो लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, रेदर देन वेस्टेड हीट, क्योंकि CFL तो ज़्यादा वेस्ट कर दे रहा है हीट में, है ना, क्योंकि वो ज़्यादा हीट हो जाता है तो एनर्जी को वो लॉस कर दे रहा है। सिंस एलईडी प्रोड्यूस लेस हीट दैन CFL, ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज टू जनरेट लाइट, क्योंकि CFL जो है वो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर दे रहा है खुद को गर्म करने में, हीट करने में, इसीलिए उसे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसीलिए वो क्या एनर्जी उसमें ज़्यादा लग रहा है। डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंट, इसलिए क्या है वो ज़्यादा ग्रेटर एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है एलईडी से। ठीक है ना, इतनी चीज़ें समझ गए। आइए हम लोग हिंदी में पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको बताया गया है एलईडी अधिक ऊर्जा कुशल होती है क्योंकि ये प्रति वाट अधिक ल्यूमेन उत्पन्न करती है, जबकि CFL और ल्यूमेन वाट ही उत्पन्न करती है। इसका अर्थ है कि समान प्रकाश उत्पादन के लिए एलईडी कम बिजली की खपत करती है ना। तो समान प्रकाश उत्पादन के लिए एलईडी क्या करती है, कम बिजली की खपत करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब देखिए एलईडी एक अर्धचालक में विद्युत दीप्ति, जिसे इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करती है, जिससे बहुत कम गर्मी उत्पन्न होती है। एलईडी में क्या होगी, बहुत कम गर्मी उत्पन्न होगी। दूसरी ओर जो CFL है हमारा, ये गैस डिस्चार्ज प्रक्रिया का उपयोग करती है, जिससे पारे की वाष्प को उत्तेजित किया जाता है, जिससे अधिक ऊर्जा गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है। क्या हो जाता है, वो ज़्यादा हीट हो जाता है। तो देखिए वो एक तो वो लाइट भी बना रहा है, ऊपर से वो हीट भी हो जा रहा है, तो क्या ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ले रहा है। नेक्स्ट कहता है कि प्रकाश व्यवस्था में ऊर्जा दक्षता इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी बिजली दृश्यमान प्रकाश में परिवर्तित होती है और कितनी गर्मी के रूप में बर्बाद हो जाती है। CFL में क्या हो रही है, गर्मी के रूप में ज़्यादा बर्बाद हो जा रही है, क्योंकि एलईडी CFL की तुलना में कम गर्मी उत्पन्न करती है। एलईडी जो है CFL की तुलना में क्या करती है, कम गर्मी उत्पन्न करती है, इसलिए इनकी विद्युत ऊर्जा का अधिक हिस्सा उत्पन्न करने में लगता है, जो उन्हें अधिक ऊर्जा कुशल बनाता है, जो एलईडी को ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट बना देता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें से कौन सा जो हमारा एग्जाम्पल है वो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है, आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर है सिरेमिक्स। अच्छा एक मिनट, पहले हम लोग को देखना ना ऑप्शन वाला, ये देखिए यहाँ पे चूज़ द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। मुझे लगा कि इसमें सही बताना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 है, यहाँ पे आपको चूज करना है। क्या होगा हमारा आंसर, तो 1 तो है जर्मेनियम है, ठीक है ना, जर्मन क्या हमारा सेमीकंडक्टर है, और एक कौन है, और एक है साथ में सिलिकॉन है। जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है, याद रखना है ये दोनों क्या है, सेमीकंडक्टर है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर, ठीक है, इसे आप याद रखोगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया 3 का 1 और 4, 3 का आंसर क्या हो गया 1 और 4। आइए हम लोग यहाँ पे टिक कर लेते हैं। तो इसमें से सेमीकंडक्टर कौन कौन हो गए, जर्मेनियम और सिलिकॉन क्या हो गए हमारे सेमीकंडक्टर हो गए। आइए हम लोग पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अर्धचालक के उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धचालक का उदाहरण है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसमें जो जर्मेनियम हो गया और जो सिलिकॉन हो गया ये क्या है, जो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, अर्धचालक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, केवल 1 और 4। या इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कहता है सेमीकंडक्टर्स आर ग्रुप ऑफ मटेरियल्स डेट हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल एंड इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर जो है ना ऐसे ग्रुप ऑफ मटेरियल्स होते हैं जिनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इंटरमीडिएट होती है, किन दोनों के बीच, मेटल्स और इंसुलेटर के बीच।
याद रखिएगा, मेटल्स और इंसुलेटर के बीच सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंटरमीडिएट होती है। नेक्स्ट कहता है सेमीकंडक्टर्स आर सॉलिड सब्सटेंस विच आर नाइदर गुड कंडक्टर नॉट इंसुलेटर। सॉलिड सेमीकंडक्टर जो है ये सॉलिड सब्सटेंस है, तो ये याद रखिए। और ये क्या होते हैं, नाइदर गुड कंडक्टर, ठीक है ना, और नॉट इंसुलेटर, ना ही ये गुड कंडक्टर मेटल की तरह होते हैं, ना इंसुलेटर ये ग्लास की तरह होते हैं। बट हैवी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो हैवी क्रिस्टलाइन होता है एंड कंटेन वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन ये कंटेन रखते हैं। दे हैव रेसिस्टिविटी एंड एनर्जी गैप्स बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और इनके जो कंडक्टर और इंसुलेटर होगा ना, इनके बीच क्या होता है, रेसिस्टिविटी होती है और एनर्जी गैप्स होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल याद रखिएगा सेमीकंडक्टर का, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। आपको याद रखना, क्या याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। आइए हम लोग इसकी एक्सपेंशन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 का सी हो गया ये हमारा, इसकी एक्सप्रेशन यहाँ पे देखेंगे आप। सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ का समूह होता है जिनकी विद्युत चालकता धातु और विद्युत रोधी इंसुलेटर के बीच होती है। मैंने बताया ना, जो धातु और विद्युत रोधी जिसे इंसुलेटर कहते हैं उसके बीच होती है। अर्धचालक ठोस पदार्थ होते हैं जो न तो अच्छे चालक जैसे धातु और न ही अच्छे इंसुलेटर जैसे कांच, बल्कि इतनी क्रिस्टलीय संरचना होती हैं कि समान तापमान पर इनमें बहुत कम मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर, इनमें बहुत कम मात्रा में क्या मिलेगा आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इनकी प्रतिरोधकता और ऊर्जा अंतराल चालक और विद्युत रोधी इंसुलेटर के बीच होती है। उदाहरण के लिए क्या है हमारा सेमीकंडक्टर, तो जर्मेनियम जो हमारा एक सेमीकंडक्टर है और सिलिकॉन जो है ये हमारा एक सेमीकंडक्टर है। चलते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मेज्ड। आपको बताना इसमें से जो कौन सा है वो करेक्टली मेज्ड नहीं है। नॉट वाले को मैंने आपको बताना, नॉट वाले को क्या करना है, ध्यान से आपको देखना है। पहला है जेम्स वाट, स्टीम इंजन की खोज किसने की थी, जेम्स वाट ने की थी, बिल्कुल सही है। टेलीफोन की खोज एजी ग्राहम बेल, जिसे हम लोग ग्राहम बेल बोलते हैं, तो एजी बेल ने की थी, ग्राहम बेल ने की थी। टेलीविज़न की खोज किसने की थी, जेएल बेयर्ड ने की थी, आपको याद होना चाहिए। टेलीविज़न की खोज किसने की, जेएल बेयर्ड ने की। लेज़र की खोज किसने की थी, लेज़र की खोज डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की थी, नहीं। एक्सरे की खोज की थी डब्ल्यूसी रॉन्टजन में, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, आपको नॉट वाला ही ढूंढना था ना, तो यही हमारा डी जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है ना। मैंने उसमें टिक कर दिया, बट आप याद रखो डी जो है हमारा सही आंसर है, डब्ल्यूसी रॉन्टजन। आइए हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है भाप इंजन की खोज किसने की, जेम्स वाट ने की। टेलीफोन की खोज किसने की, ग्राहम बेल ने की। टेलीविज़न की खोज किसने की, जेएल बेयर्ड ने की। और यहाँ पे फिर आपसे बता गया कि लेज़र की खोज जो की थी डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने की थी, ये गलत है। रॉन्टजन ने किसने खोज की थी, एक्सरे की खोज की थी, लेज़र की नहीं की थी। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, डी जो है हमारा सही आंसर है। ये सब इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे हम लोग। देखिए, तो यहाँ पे बताया गया आपसे 4 का डी में कि लेज़र इज लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेज़र की फुल फॉर्म क्या है, याद रखिए, लेज़र की फुल फॉर्म है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इन्वेंटेड बाय द थियोडर मैमन। किसने की थी, थियोडर मैमन ने 1966 में। और मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ कि डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी 1895 में। हिंदी में भी देख लीजिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है लेज़र लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपको फुल फॉर्म याद करनी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेज़र का फुल फॉर्म याद रखिएगा। का आविष्कार थियोडर मैमन ने किया था, 1960 में किया था। और डब्ल्यूसी रॉन्टजन ने जो है एक्सरे की खोज की थी 1895 ईस्वी में। कब की थी, 1895 में एक्सरे की खोज की थी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन। तो 5 का क्वेश्चन कहता है विच डिजीज इज द डेयर टू इरा डी इनिशिएटिव, विच डिजीज इज द डेयर टू इरा डी इनिशिएटिव रिसेंटली फोकसिंग ऑन बाय विच जीनोम सीक्वेंसी टू डिटेक्ट द ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेंस। तो ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो ये डेरा डी इनिशिएटिव है, ये किसको सीक्वेंस को डिटेक्ट करता है, इसका आंसर आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर है ट्यूबरकुलोसिस। क्या होगा आंसर, ट्यूबरकुलोसिस। आइए हम लोग पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि डेरा टू इरा डी पहली पहल में किस रोग पर केंद्रित कर रही है जिसमें दवा प्रतिरोधी स्ट्रेनों का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रमण का प्रयोग किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा तपेदिक, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। आइए हम लोग पहले इसकी इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, द डेयर टू इरा DTB इनिशिएटिव इज फोकस्ड ऑन इरेडिकेटिंग ट्यूबरकुलोसिस। तो ये जो पूरा इनिशिएटिव है ना, ये किस पे फोकस कर रहा है, तो टीबी पे, ट्यूबरकुलोसिस पे फोकस कर रहा है, उसको खत्म करने पे, इरेडिकेट करने पे।
बाय यूजिंग जीनोम सिक्वेंसेस। ये इसको इरेडिकेट करने के लिए इसका हथियार क्या हो गया? तो इसका जो हथियार है कि वो किस हथियार से इसको इरोड करेगा, वो है जीनोम सिक्वेंसिंग के जरिए कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पे कहता है टू डिटेक्ट ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स ऑफ द बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो स्ट्रेन्स है, ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दिस प्रोग्राम एम्स टू सीक्वेंस 1000 ऑफ टीबी सैंपल्स अक्रॉस इंडिया। इस प्रोग्राम के जरिए क्या किया जा रहा है ना, 1000 ऑफ सैंपल लिए जा रहे हैं टीबी सैंपल पूरे इंडिया से, और आइडेंटिफाई किया जा रहा है जीनोम म्यूटेशन एसोसिएटेड विद द ड्रग रेजिस्टेंस। और उसमें जो जेनेटिक म्यूटेशन आ रही है ना, उस पर बहुत ही ध्यान से देखा जा रहा है कि क्या क्या उसमें बदलाव आ रहा है। उससे क्या होगा हमारा, हम लोग रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, इंप्रूव करेंगे डायग्नोस्टिक एंड इन्फॉर्म बेटर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी, और उस हिसाब से हम लोग हमारी एक बेहतर ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी बनाएंगे। कौन से रोग के लिए? तो टीबी के रोग के लिए। आइए हम लोग हिंदी में भी इसकी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। देखिए, तो डेयर टू इरा डी पहल का उपयोग तपेदिक को समाप्त करना है, जिससे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की दवा प्रतिरोधी प्रजातियों का पता लगाने के लिए जीनोम अनुक्रमण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग का उपयोग किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य भारत भर में हजारों टीबी नमूनों का अनुक्रमण करना है, ताकि दवा प्रतिरोध से जुड़े आनुवांशिक उत्परिवर्तन की पहचान की जा सके, निदान प्रणाली को बेहतर बनाया जा सके और उपचार रणनीतियों को अधिक प्रभावी बनाया जा सके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर में है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स CFD स्टिमुलेशन यूजिंग रियल क्वांटम हार्डवेयर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है फिनलैंड। ये किसने किया है? तो फिनलैंड ने किया है। आइए हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं। यहाँ पे किस देश ने वास्तविक क्वांटम हार्डवेयर का उपयोग करके दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशन फ्लूइड डायनेमिक्स CFD सिमुलेशन लॉन्च किया है? आंसर मैंने क्या बताया? फिनलैंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिनलैंड। आइए हम लोग पहले इंग्लिश में देखेंगे एक्सप्लेनेशन। ये देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि फिनलैंड मेड्स हिस्ट्री बाय कंडक्टिंग द वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेशन। ठीक है ना? तो फिनलैंड ने क्या कर दिया? एक इतिहास बना दिया है। कैसे? तो कंडक्ट करके वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स। इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ यूरोपियंस फर्स्ट 50 क्यूबिट। कब लॉन्च हुआ ये? तो यूरोपियन का जो फर्स्ट 50 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर था, उसी के द्वारा ये डेवलप किया गया है। और किसने मदद की इसमें? तो VT टेक्निकल रिसर्च सेंटर ऑफ फिनलैंड ने मदद की है। आपको इतनी कहानी इसमें याद ही नहीं करनी है ना? आपको क्या याद रखना है? ये जो किया गया है ना, वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स, ये किसने किया है? तो फिनलैंड ने किया है। किसने किया है? फिनलैंड ने किया है। इसे बस याद रखोगे, है ना? बाकी चीज़ आपके काम की बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना? यहाँ देखिए, वही चीज़ मैंने बताया आपको क्या याद रखना, बस ये याद रखो, फिनलैंड ने दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स सिमुलेशन करके इतिहास रच दिया है। बस बाकी की चीज़ जो डिटेल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे अगर एग्जाम में जब भी आएगा तो बस इतना ही आएगा, इससे आगे नहीं आ सकता है। ठीक है ना? मैं चैलेंज कर सकता हूँ, है ना? तो इस मेरे कॉन्फिडेंस पे, मेरे बात पे ध्यान दो, समझो। तो आंसर क्या होगा इसका? फिनलैंड होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा 7 नंबर का सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं। तो पहला कह रहा है, इसमें आपको क्या करना है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट। तो आपको सही वाला ढूंढना है। देखिए, तो पहला कहता है कि द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड मोर एफिशिएंटली बाय द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स एंड स्मॉल पार्टिकल्स। ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल गलत है। ठीक है ना? यहाँ पे लॉन्गर वेवलेंथ नहीं होगा। ठीक है? नेक्स्ट कहता है यहाँ पे एट सनराइज एंड सनसेट द सन अपीयर्स रेड। ठीक है ना? सनराइज और सनसेट के टाइम में क्या होता है? सन अपीयर्स रेड होता है बिकॉज द शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट आर स्कैटर्ड अलाउइंग द लॉन्गर वेवलेंथ टू डोमिनेट। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना? मैंने बताया ना आपको, जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो क्या करती हैं? लाइट को स्कैटर्ड करती हैं, और लॉन्गर वेवलेंथ क्या करती हैं? डोमिनेट करती है, अलाउ करती है डोमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2। ठीक है ना? सही क्या है? ओनली 2। आइए हम लोग पहले हिंदी में भी देख लेते हैं। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करने के लिए कहा गया था, और इसमें आपको क्या करना है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है, ये वाला ढूंढना है। तो सही कौन सा है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य इसलिए लाल दिखाई देता है क्योंकि लघु तरंगदैर्घ्य वाली रोशनी बिखर जाती है, जिससे दीर्घ तरंगदैर्घ्य वाली रोशनी प्रमुख रूप से हमें हमारे आंखों तक पहुंच जाती है। ठीक है?
तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा 2 है, लेकिन 1 जो हमारा ये गलत है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में मौजूद अणु और सूक्ष्म कण लंबी तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंगों को अधिक प्रभावी रूप से प्रकीर्णित करती है। ठीक है ना, ये गलत है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू रैलिंग स्कैटरिंग। तो स्काई जो अपीयर्स ब्लू होता है, ये टर्म याद रखिएगा, रैलिंग स्कैटरिंग के कारण। वेयर शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ लाइट लाइक ब्लू और वायलेट आर स्कैटर्ड मोर एफिशिएंटली। तो इसमें क्या होता है ना, शॉर्टर वेवलेंथ जी जो लाइट होती है ना, वो ज़्यादा एफिशिएंटली स्कैटर्ड करती है, बिखरती है एंड स्मॉल पार्टिकल्स। तो याद रखिएगा द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू रैलिंग स्कैटरिंग, जिसमें क्या होता है कि शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट है, जैसे ब्लू हो गई, वायलेट हो गई, ये क्या है, ज़्यादा एफिशिएंटली स्कैटर कर पाती है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सनलाइट ट्रेवल्स थ्रू ए लॉन्गर पाथ। ठीक है ना, सनराइज और सनसेट में सनलाइट क्या होती है, लॉन्गर पाथ पे ट्रेवल करती है इन द एटमॉस्फेयर। शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू एंड वायलेट हो गई जैसे आर स्कैटर्ड आउट डायरेक्टेड पाथ ड्यू टू रैलिंग स्कैटरिंग। तो ब्लू और वायलेट मैंने बताया ना, वो ज़्यादा बिखरेगी क्योंकि किसके कारण, तो ये जो हमारा टर्म है फिजिक्स का, रैलिंग स्कैटरिंग के कारण, ये जो इफेक्ट है उसके कारण। लिविंग लॉन्गर वेवलेंथ रेड और ऑरेंज टू डोमिनेट द लाइट दैट रीचेज द ऑब्जर्वर। और इसमें क्या होता है, जो लॉन्गर वेवलेंथ की लाइट है वो ज़्यादा डोमिनेट कर देती है रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, लाइट दैट रीचेज द ऑब्जर्वर मेकिंग द सन अपीयर्स रेड। और यही कारण है कि सन जो हमें रेड दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, आप चलते हैं हम लोग हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन को। तो देखिए कहता है कि आकाश नीला दिखाई देता है रेले प्रकीर्णन के कारण, जिसको हम लोग कहते हैं रेले स्कैटरिंग कहते हैं, जिसमें प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें, जिसमें नीली और बैगनी वायुमंडलीय अणु और सूक्ष्म कणों द्वारा अधिक प्रभावी रूप से प्रकीर्णित होती है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में अधिक लंबा रास्ता तय करता है, उसमें क्या है ना, डिस्टेंस होगा ना भाई। और इस दौरान रेले प्रकीर्णन के कारण छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणें जो हैं ये मार्ग से बाहर प्रकीर्णित हो जाती है, क्या होती है, बिखर जाती है वो पूरा। ठीक है, और केवल लंबी तरंगदैर्घ्य जिसकी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है वही हमारे तक पहुंच पाती है। ठीक है ना, और जिससे सूर्य का जो है हमें किस रंग का दिखाई देता है, लाल रंग का, रेड कलर का दिखाई देने लग जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कहता है ए रेनबो इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन ड्रॉप्स ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कहता है यहाँ पे ए रेनबो इज प्रोड्यूस्ड, एक रेनबो बनता है जब सनलाइट फॉल्स ऑन अ ड्रॉप, जब सनलाइट किसी ड्रॉप पे गिरती है, ऑफ रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल। इसमें जो कौन सी ऐसी फिजिकल फिनोमिना है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिस्पर्सन है, रिफ्लेक्शन है या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तीनों में से क्या है, मैं तो कहूँगा कि ये तीनों के तीनों हैं। जी हाँ, डिस्पर्सन भी होगा, रिफ्लेक्शन भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2 एंड 3। चलते हैं हिंदी में भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, जब सूर्य का प्रकाश वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो इंद्रधनुष बनता है, और यह किस भौतिक प्रक्रिया के कारण होता है, आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन करने के लिए भी बोला गया है कि भैया चयन कर लीजिए। तो मैंने बताया कि विक्षेपण भी होगा, अपवर्तन भी होगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। चलते हैं हमारे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए यहाँ पे तो आपको पहले डिस्पर्सन के बारे में बताया जा रहा है। तो डिस्पर्सन इज द process by which white sunlight splits into component colors from red to violet। डिस्पर्सन ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्हाइट लाइट क्या करती है, वो स्प्लिट्स होती है अपने कंपोनेंट कलर्स में, रेड से लेके वायलेट तक। बिकॉज डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट अमाउंट व्हेन पासिंग थ्रू ए मीडियम लाइक वाटर। तो वाटर से जो लाइट जाती है ना, उसकी जो वेवलेंथ के हिसाब से अपने अपने अलग रंग में वो बिखर जाती है। इन अ रेनबो रेन ड्रॉप्स डिस्पर्स सनलाइट सेपरेट इनटू टू कलर्स। और रेनबो में क्या होती है, रेनबो जो बनता है तो रेन ड्रॉप्स क्या करती है, ये सनलाइट को डिस्पर्स कर देती है अलग अलग कलर्स में। रिफ्लेक्शन का क्या काम है, व्हेन सनलाइट इंटर्स ए रेन ड्रॉप, अब सनलाइट जब इंटर करती है रेन ड्रॉप में, इट रिफ्रैक्ट्स, वहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया ना, आपको पता होगा अगर आपने लाइट पढ़ा है तो वाटर में रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो बेंडिंग द लाइट्स एंड अलाउइंग डिस्पर्सन टू ऑकर, और लाइट जो वहाँ पे क्या होती है, बेंड हो जाती है और डिस्पर्सन को अलाउ करती है होने के लिए। रिफ्लेक्शन ऑल्सो अकर व्हेन द लाइट एग्जिस्ट इन द ड्रॉपलेट, और जब लाइट ड्रॉपलेट में होती है ना तब भी रिफ्लेक्शन होता है। अब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखिए, इट अकर्स इनसाइड द रेन ड्रॉप, ये रेन ड्रॉप के इनसाइड होती है। आफ्टर लाइट इंटर्स द ड्रॉपलेट एंड रिफ्लेक्ट्स, जब लाइट इंटर की और ड्रॉपलेट से और फिर रिफ्लेक्ट करती है, इट स्ट्राइक्स द इनर सर्फेस ऑफ द ड्रॉपलेट, तो ये ड्रॉपलेट के इनर सर्फेस को स्ट्राइक करती है।
एट एन एंगल ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और ये जो जिस एंगल पे वो स्ट्राइक करती है वो जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा होता है। अब आप बोलोगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, तो ये आपको फिजिक्स में पढ़ना पड़ेगा। लाइट में जब आप पढ़ोगे ना TIR, तो वहाँ पे आपको अच्छे से बता दिया जाएगा क्रिटिकल एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है, ये जो लाइट के एंगल जो ग्रेटर होती है किससे, क्रिटिकल एंगल से। अब देखिए, रिफ्लेक्टिंग बैक इनसाइड, दिस रिफ्लेक्शन डायरेक्ट द लाइट टू एग्जिट द ड्रॉपलेट, और ये जो रिफ्लेक्शन है ये डायरेक्ट करती है लाइट को एग्जिट करने के लिए ड्रॉपलेट से। एन एंगल डेट फॉर्म्स द रेनबो, और उसी एंगल से जब ये निकल जाती है ना, तो आपको रेनबो अलग अलग कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। आइए हम लोग हिंदी में भी देखेंगे एक्सप्लेनेशन को। देखिए, यहाँ पे डिस्पर्सन विक्षेपण के बारे में कह रहे हैं कि विक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसमें श्वेत सूर्य प्रकाश उसके घटक रंगों लाल से बैंगनी तक में विभाजित हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्ध्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ को बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना। शायद मैं सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ। किसकी माध्यम जैसे पानी में गुजरते समय अलग अलग मात्रा में अपरिवर्तित होती है। इंद्रधनुष में वर्षा की बूंदें सूर्य प्रकाश का विक्षेपण करती है और इसे अलग अलग रंगों में क्या करती है, बांट देती है। अब रिफ्लेक्शन के बारे में देखिएगा, जब सूर्य प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो वह अपरिवर्तित होता है, यानी दिशा बदलता है, और इसी कारण विक्षेपण की प्रक्रिया संभव होती है। जब प्रकाश वर्षा की बूंद से बाहर निकलता है तब भी अपवर्तन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कहा जा रहा है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यह प्रक्रिया वर्षा की बूंद के अंदर होती है जब प्रकाश वर्षा की बूंद में प्रवेश करने के बाद उसकी आंतरिक सतह से इस प्रकार टकराता है कि उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो वह अंदर ही परिवर्तित हो जाता है। यह परावर्तन प्रकाश को वर्षा के बूंद से ऐसे कोण पर बाहर निकालने के लिए निर्देशित करता है जिससे इंद्रधनुष बनता है। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। देखिए, मैं हिंदी वाले में ज़्यादा ना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश में जब बता रहा हूँ मैं वहाँ पे हिंदी में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं हिंदी वालों को भी आपको ये लगेगा कि आप एक्सप्लेनेशन मेरा नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ दे रहा हूँ आपको लिए, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। ये वीडियो को आप लोग दोबारा देखोगे तो जब मेरी बात सुनोगे मैं क्या कह रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपके जहन में बैठ जाएगी। चलिए हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी। एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी के बारे में जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसको आपको क्या करना है, उसमें से आपको विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट कौन सा है ये आपको ढूंढना है। पहला बात कहता है आपसे कि इट वाज डेवलप्ड बाय कॉर्नेल यूनिवर्सिटी टू एक्सेस आयरन डिफिशिएंसी, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो ये जो है हमारा एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी, इसे किसने बनाया है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। क्यों किया है, तो एक्सेस करने के लिए आयरन की जो कमी हो जा रही है, डिफिशियंसी को, ठीक है ना। आपको पता है ना आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, देखिए आयरन डिफिशियंसी से एनीमिया की बीमारी होती है, इसी से आप रिलेट कर सकते थे। तो आयरन डिफिशियंसी को पता करने के लिए एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने बनाई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, दिस टेक्नोलॉजी विल इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ एनीमिया डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। ये भी बिल्कुल सही है ना, ये तो पढ़ के भी सही लग रहा है कि हाँ एनीमिया से रिलेटेड ही बात की जा रही है, तो आप ऐसे बना सकते हो इस क्वेश्चन को। हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, सी आंसर हो गया, बोथ 1 और 2। चाहिए हम लोग इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है यहाँ पे एनीमिया फोन तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार कीजिए, ठीक है ना। विचार कर लिए हम लोग, क्या है, इसका विकास कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा आयरन की कमी का आकलन करने के लिए किया गया था, बिल्कुल सही बात है। और यह तकनीक मरीजों के लिए एनीमिया के निदान और उपचारों को अधिक प्रभावी और कुशल बनाएगी, ठीक है ना। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है, तो बता दो भाई कि 1 और 2 दोनों सही है। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है, एनीमिया फोन टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय कॉर्नेल रिसर्चर्स टू क्विकली अफोर्डेबल डिटेक्ट आयरन डिफिशियंसी हैज़ बीन हैंडेड टू ओवर द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यानी कि हमारा जो ICMR है उसको इसे हैंड ओवर कर दिया गया उन्होंने, फॉर यूज़ इन द नेशनल प्रोग्राम फोकस्ड ऑन एनीमिया वुमेन हेल्थ एंड मैटरनल एंड चाइल्ड केयर। तो हमारा जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है ना हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड, उसके लिए ये जो टेक्नोलॉजी है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने भारत को दे दिया गया। भारत की किसको दिया है, तो ICMR को दिया है। नेक्स्ट कहता है, एनीमिया फोन विल प्रोवाइड रैपिड ऑन द स्पॉट स्क्रीनिंग। एनीमिया फोन क्या करेगा, रैपिड ऑन द स्पॉट स्क्रीनिंग देगा और डायग्नोसिस ऑफ आयरन डिफिशियंसी, और बिल्कुल बहुत तेज़ी से पता करेगा आपके आयरन डिफिशियंसी कि आपके शरीर में आयरन की डिफिशियंसी है या नहीं। आयरन डिफिशियंसी द प्राइमरी काउज ऑफ एनीमिया, आयरन डिफिशियंसी क्या होता है, एनीमिया होता है। रिजल्ट इन द लैक ऑफ हेल्दी रेड ब्लड सेल्स, जो हमारे RBCs है ना वो क्या होते हैं, कम होने लग जाते हैं हमारे बॉडी में।
नीडेड टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द बॉडी, और आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। तो देखिए पूरा आपका सिस्टम ही खराब हो जाएगा, इसीलिए एनीमिया पे जो हमारी सरकार इतनी जोर दे रही है। आइए हम लोग हिंदी में भी पढ़ लेंगे। देखिए तो कथन एक सही है। एनीमिया फॉन जो है, जिसे कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने आयरन की कमी को जल्द और कम लागत में पहचानने के लिए विकसित किया है। इसे भारत में एनीमिया, महिला स्वास्थ्य तथा मातृ एवं शिशु देखभाल पर केंद्रित राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को सौंप दिया गया है। कथन 2 कहता है, एनीमिया फॉन पूरे भारत में आयरन की कमी की त्वरित और मौके पर ही जांच और निदान की सुविधा प्रदान करेगा। आयरन की कमी जो एनीमिया का मुख्य कारण है, शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए आवश्यक स्वास्थ्य लाल रक्त कोशिकाओं की कमी का कारण बनती है। चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश में। तो यहाँ पे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डीपसीक मॉडल फैमिली। तो इसमें से कौन सा है जो डीपसीक की जो मॉडल फैमिली है उसका पार्ट नहीं है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे डीपसीक न्यूरल दिया हुआ है, डीपसीक एलएलएम दिया हुआ है, डीपसीक कॉडर दिया हुआ है, डीपसीक मैथ दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है डीपसीक न्यूरल। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये सब किस बेसिस पे बनाया हुआ है इस टेस्ट सीरीज में, 69th बीपीएससी के, है ना। 69th में आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिले थे एआई वगैरह से, ठीक है ना, आईओटी से वगैरह से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह से। इसीलिए ये क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है दोनों क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। और 70th में तो वन लाइनर फैक्ट आ ही गए थे लूसेंट वाले, तो दोनों को बैलेंस किया जा रहा है इस टेस्ट सीरीज के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज, आप लोग ध्यान से करिए बिल्कुल, ठीक है ना। आंसर क्या हो जाएगा, डीपसीक न्यूरल जो ये हमारा पार्ट नहीं है ना। तो यहाँ पे मैं क्रॉस कर देता हूँ, नहीं है। कौन कौन से पार्ट हैं डीपसीक के, डीपसीक एलएलएम है, कोडर है और मैथ है, ये सब क्या है डीपसीक के पार्ट हैं। आइए हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या रहा, निम्न में से कौन सा डीपसीक मॉडल परिवार का हिस्सा नहीं है। पता है ना आपको, अभी तो आपने पढ़ के आए तो आप लोग तो बता दोगे हिंदी वाले, कौन सा नहीं है बताओ जल्दी से, कौन सा होगा आंसर, डीपसीक न्यूरल नहीं है। तो कौन कौन सा है, देखिए डीपसीक न्यूरल नहीं है, कौन कौन है फिर, तो ये जो डीपसीक एलएलएम है, डीपसीक कोडर है, डीपसीक मैथ है, ये सब जो है परिवार का हिस्सा हैं, इसे याद रखिएगा। चलते हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में भी देखेंगे। देखिए तो यहाँ पे दे रहा है ना, मैं जब इंग्लिश में बता रहा हूँ तो हिंदी वाले भी ध्यान से सुनेंगे मैं, क्योंकि मैं हिंदी में चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए डीपसीक इज़ अ चाइनीज़ एआई कंपनी नॉन फॉर डेवलपिंग ए नंबर ऑफ एडवांस्ड ओपन सोर्स मॉडल। डीपसीक क्या है ना, एक चाइनीज़ एआई कंपनी है, एआई का दौर है भाई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो डीपसीक है ये एक चाइनीज़, आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देगा कि डीपसीक कौन से कंट्री की है, तो याद रखना डीपसीक चाइना की है। डीपसीक कहाँ की है, चाइना की है। द मेन डीपसीक मॉडल इंक्लूड डीपसीक एलएलएम। डीपसीक के मॉडल क्या क्या है, एलएलएम होगा, ये बेस मॉडल है। डीपसीक कोडर जो है ये स्पेशलाइज प्रोग्रामिंग है, और डीपसीक मॉडल क्या है, एक मैथ भी है, एक और मॉडल क्या है तो मैथ भी है। तो एलएलएम, कोडर और मैथ को आप याद रखोगे। हिंदी में देख लीजिए यहाँ पे, देखिए तो कहता है डीपसीक एक चीन आधारित एआई अनुसंधान और विकास कंपनी है जिसे अपने ओपन सोर्स लैंग्वेज लॉन्च मॉडल्स के लिए जाना जाता है। इसका R1 मॉडल जो है लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है क्योंकि यह चैट जीपीटी जैसे विकल्पों की तुलना में कम लागत पर बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मुख्य डीपसीक मॉडल में डीपसीक एलएलएम है, डीपसीक कोडर है और डीपसीक मैथ जैसे विशिष्ट मॉडल शामिल हैं, तथा डीपसीक सूची में डीपसीक न्यूरल मॉडल शामिल नहीं है। न्यूरल मॉडल जो इसमें शामिल नहीं है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए तो 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, एट वाट सेल्सियस टेम्परेचर इज द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ट्वाइस द सेल्सियस टेम्परेचर। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कहता है कि एट वाट सेल्सियस टेम्परेचर, यानी कि कितने सेल्सियस टेम्परेचर पे जो फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है वो दुगना हो जाएगा सेल्सियस टेम्परेचर, ट्वाइस द सेल्सियस टेम्परेचर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 160 डिग्री। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा जी हाँ 160 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस। आइए हम लोग हिंदी में भी देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि किस सेल्सियस का तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस तापमान का दोगुना होता है। आंसर क्या हो जाएगा 160 डिग्री सेल्सियस पर। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए तो यहाँ पे ना आपको फार्मूला बताया हुआ, एफ बराबर क्या होता है 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो यहाँ पे कह रहा है सिंस एफ बराबर 2c है, यानी कि मेरा पूछ रहा है ना आपसे एफ बराबर क्या है, दोगुना हो जाने वाली बात आपसे पूछा जा रही है। तो 2c बराबर 9/5 बटा सी, 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब मल्टीप्लाइंग बाय 5 टू एलिमिनेट द फ्रैक्शन, क्या आएगा आपके पास 10c बराबर 9c प्लस 160। यहाँ पे जब 10c में से एक c माइनस हो जाएगा, आपने पढ़ा ना, इधर जाएगा तो ये क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो जब c बराबर 160 बचेगा तो आपको ये फार्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, ये फार्मूला आप याद रखोगे, F = 9/5
बटे सी प्लस 32। ये जो फार्मूला है आपसे, अगर आपको यही है तो आप इस तरह के सवाल आसानी से कर लोगे। तो मेन चीज़ थी आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। हिंदी में इसमें क्या बताना है, बस फार्मूला ही बताना ना। यहाँ पे देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो आप याद रखोगे F बराबर 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32, ये मेन फार्मूला है। ठीक है ना, इसे आप याद रखना। ठीक है, ये याद रखोगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, तो हमारा 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2। इसमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे मेजरिंग क्वांटिटी दी हुई है और आपसे कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। कोड्स तो हमारे यहाँ पे नीचे रह गए ना, तो ये कोड्स दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं ध्यान से। इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो है अमीटर, अमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट करता है। ठीक है, पायरोमीटर, पायरोमीटर क्या करता है, ये एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को करता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। अमीटर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट को करता है, ठीक है ना, मेजर करता है। पायरोमीटर जो है ये क्या करता है, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर को मेजर करेगा। स्प्रिंग बैलेंस का क्या काम है, तो वेट मेजर करना। आप देखोगे ना, बाजार में देखोगे स्प्रिंग बैलेंस होता है जहाँ पे वेट को मेजर किया जाता है। और लास्ट बैरोमीटर आता है, ये प्रेशर को मेजर करता है। याद रखोगे इनका आंसर क्या हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा B 3421। इसे ध्यान में रखना, क्या होगा आंसर 12 का B 3421। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर का क्वेश्चन। 1 मिनट, 13 नंबर पे कैसे जाएंगे भाई, हिंदी वाले मुझे बहुत मारेंगे। देखिए यहाँ पे 12 में ना, हिंदी में भी देख लीजिएगा। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। यहाँ पे उपकरण दिए हुए हैं, यहाँ पे मापक राशि है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट के उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। तो अमीटर क्या करेगी, विद्युत धारा। पायरोमीटर का क्या काम है, अत्यधिक उच्च तापमान पे स्प्रिंग बैलेंस जो है भार को करती है। और बैरोमीटर जो है दाब को मेजर करती है। आंसर क्या हो जाएगा 12 का, मैंने बताना B 3421। कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख ही लेते हैं साथ के साथ। देखिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बस वही चीज़ बताया हुआ है। एन अमीटर इज ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डेट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम लोग अमीटर का यूज़ करते हैं। पायरोमीटर हो गई, तो पायरोमीटर क्या मेजर करता है, तो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है ना, उसको पायरोमीटर से यूज़ करते हैं। स्प्रिंग बैलेंस जो है वेटिंग एपरेटस है और ये क्या करता है, वेट को मेजर करता है। और बैरोमीटर जो है ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। देख सकते हो आप लोग हिंदी में भी वही चीज़ दी हुई है। अमीटर एक मापने वाला उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत धारा, अमीटर क्या है, विद्युत धारा से। पायरोमीटर क्या करता है, उच्च तापमान को मापने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। स्प्रिंग बैलेंस का काम क्या है, तो ये वजन मापता है। क्या करता है, वजन मापता है। और बैरोमीटर का काम है, तो ये वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। किसको मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 का क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म आर प्रिवेंटेड बाय थर्मो ऑफ फ्लास्क टू कीप ए लिक्विड हॉट और कोल्ड फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हीट ट्रांसफर mechanism are prevented by thermoflask to keep a liquid hot or cold for an extended period. Select the correct answer using the codes given below. ठीक है ना, 13 का आंसर क्या हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। जी हाँ, कंडक्शन भी करता है, ये कन्वेक्शन भी करता है और रेडिएशन भी करता है। तो इसे आप याद रखोगे। ठीक है, आइए हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। कहता है यहाँ पे थर्मोप्लास्ट किसी तरल को लंबे समय तक गर्म या ठंडा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण प्रक्रिया को रोकता है। तो ये जो थर्मोप्लास्ट के किसी तरल को लंबे समय तक गर्म रखना या फिर ठंडा रखने के लिए क्या क्या जो हमारा जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको यूज़ करता है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करना है। आप तो सब समझदार हो, आपको पता है कि चालन का भी करता है, संवहन का भी करता है और विकर्ण का भी करता है। आंसर क्या हो जाएगा D। 13 का आंसर क्या हो जाएगा D 1, 2 एंड 3। आइए चलते हैं हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, ए थर्मोफ्लास्क, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा पैन चेंज करना होगा। देखिए, ए थर्मोफ्लास्क ऑल्सो नॉन एज वैक्यूम फ्लास्क। थर्मोफ्लास्क और कैसे नाम से जानते हैं, वैक्यूम फ्लास्क से। और थर्मोस इज डिजाइन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट। इट अचीव इट्स थ्रो ए डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर विथ ए वैक्यूम बिटवीन द वॉल्स। क्या होता है, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है और दो वॉल के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक वैक्यूम होता है। विक्ट एज एन एक्ट एज एन एक्सेलेंट इंसुलेटर। वो कैसे काम करता है, इंसुलेटर के काम में तरह काम करता है। प्रिवेंटिंग हीट ट्रांसफर वाया कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। और प्रिवेंट करता है हीट ट्रांसफर कैसे, वाया कंडक्शन और कन्वेक्शन। द इनर सर्फेस आर ऑफन कोटेड विद द रिफ्लेक्टिव मटेरियल। और इनर सर्फेस जो रिफ्लेक्टिव मटेरियल से क्या होता है, कोटेड, लाइक सिल्वर हो गया। तो टू मिनिमाइज हीट लॉस, यानी कि हीट लॉस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया मिनिमाइज किया सके। एंड रेडिएशन, एडिशनली ए टाइट स्टॉपर सील्स द ओपनिंग फर्दर रिड्यूसिंग हीट लॉस।
और जो ऊपर से जो टाइट हमारा ओपनर रहता है वो सील हो जाता है ताकि और हीट लॉस को रोका जा सके एंड मेंटेनिंग द लिक्विड टेम्परेचर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा लिक्विड या तो ठंडा रह सके या तो गर्म रह सके। चलते हैं हमारे हिंदी एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, थर्मोफ्लास्क जिसे वैक्यूम फ्लास्क या थर्मस के रूप में भी जाना जाता है, इसकी सामग्री के तापमान को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह दीवारों के बीच एक वैक्यूम के साथ एक दोहरी दीवार वाली संरचना के माध्यम से इसे प्राप्त करता है, जो चलन और संवहन के माध्यम से गर्मी हस्तांतरित को रोककर एक उत्कृष्ट इंसुलेटर के रूप में कार्य करता है। आंतरिक सतहों पर अक्सर एक परावर्तक पदार्थ जैसे चांदी की परत चढ़ाई जाती है, जिससे विकिरण रेडिएशन के माध्यम से होने वाली उष्मा हानि को न्यूनतम किया जा सके। इसके अतिरिक्त एक कसकर बंद होने वाला ढक्कन फ्लास्क के मुंह को सील करता है, जिससे उष्मा का क्षरण और भी कम हो जाता है तथा सरल का तापमान लंबे समय तक बना रहता है। आइए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिलाई ऑन कैपिलरी एक्शन, यानी कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है जो रिलाई करता है, निर्भर होता है कैपिलरी एक्शन पे। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। आपको क्या करना है, आपको सही आंसर सेलेक्ट करना है इसमें से जो आपके पास कोड दिया हुआ है। पहला यहाँ पे एक केरोसिन लैम्प विक ड्रॉइंग फ्यूल ड्यू टू द फ्लेम, ये जो है कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है घी स्प्रेडिंग ऑन ए हॉट रोटी, क्या ये कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है? आइए आगे देखते हैं। ब्लॉटिंग पेपर एब्जॉर्बिंग इंक, ये जो है बिल्कुल कैपिलरी एक्शन की वजह से ही होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वाटर राइजिंग इन द जाइलम ऑफ ए लार्ज ट्री, मेनली तो ये ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, लेकिन कैपिलरी का भी इसमें योगदान है, तो ये तो हमारा हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। पांचवा है वाटर फ्लोइंग थ्रू ए हैंड पंप, तो ये तो नहीं हो, ये तो मैकेनिकल प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 1, 3 एंड 4, और इसमें से क्या क्या गलत है, 2 जो है ये कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं होता और 5 भी कैपिलरी एक्शन की वजह से नहीं होता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, बी, 1, 3 एंड 4, इसे आप ध्यान में रखोगे। ठीक है ना, आइए हम लोग इसकी हिंदी में भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो हिंदी में भी सेम चीज़ कह रहा है, निम्न में से कौन सी प्रक्रियाएँ केशिका क्रिया पर निर्भर करती है। ठीक है ना, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चयन करके आपको बता देना है। तो पहली बात तो बिल्कुल सही है, केरोसिन लैम्प की बत्ती ईंधन को का जो लॉ को जो खींचता है, ये कैपिलरी का एक्शन ही है। तीसरी बात बिल्कुल सही है, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषित करना, ये भी कैपिलरी का एक्शन है। ठीक है ना, मैं कुछ और ये भी बोलने जा रहा था। नेक्स्ट है बड़े पेड़ों के जालम में पानी का ऊपर उठना, ये तो मैंने बताया ना ट्रांसपिरेशन का ही प्रोसेस होता है, लेकिन इसमें साथ के साथ क्या हो रहा है, इसमें कैपिलरी यानी कि केशिका की प्रक्रिया भी होती है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1, 3 एंड 4, आंसर क्या हो जाएगा बी, 1, 3 एंड 4। चलते हमारा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे इंग्लिश में। पहले देखिए, तो यहाँ पे 14 में दिया हुआ है, कैपिलरी एक्शन इज एबिलिटी ऑफ लिक्विड टू फ्लो इन नैरो स्पेस विदाउट द असिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी। तो कैपिलरी का एक्शन जो है ये क्या करता है, लिक्विड की एबिलिटी प्रदान करता है कि वो नैरो स्पेस में भी फ्लो कर सके, जिसमें एक्सटर्नल फोर्स का कोई भी योगदान ना हो, चाहे ग्रेविटी भी ना हो उसमें। ठीक है ना, अब जैसे आप देखोगे केरोसिन लैंप हो गया, विक ड्रॉइंग फ्यूल ड्यू टू द फ्लेम इन ए केरोसिन लैंप, ए विक ड्रॉज केरोसिन अपवर्ड्स, विक क्या कहते हैं, वो जो बत्ती होती है केरोसिन में। ठीक है ना, अपवर्ड फ्रॉम द रिजर्वायर टू द फ्लेम वाई कैपिलरी एक्शन, तो ये जो तेल को ऊपर की तरफ वो खींचते हैं उस बत्ती में, वो भी क्या है, कैपिलरी एक्शन है, अलाउइंग ए कंटिन्यूअस फ्यूल सप्लाई फॉर बर्निंग। नेक्स्ट है घी स्प्रेडिंग ऑन अ हॉट रोटी, दिस इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कैपिलरी एक्शन। घी का जो रोटी पे, वो हॉट रोटी पे हम लोग घी अगर लगाएंगे वो कैपिलरी नहीं है। द स्प्रेडिंग ऑफ घी इज मेनली ड्यू टू द रिडक्शन इन विस्कोसिटी अपॉन हीटिंग अलाउइंग इट टू द स्प्रेड थ्रू सरफेस, ये जो है मेनली विस्कोसिटी का इफेक्ट है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स है रेदर देन कैपिलरी एक्शन, तो इसमें क्या काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है और विस्कोसिटी काम करती है, कैपिलरी एक्शन काम नहीं करता है। आगे क्या हुआ है, ब्लॉटिंग पेपर हो गया जो एब्जॉर्बिंग इंक है, ब्लॉटिंग पेपर हैज़ न्यूमरस टिनी पोर्स डेट ऑब्जर्व इंक थ्रो कैपिलरी एक्शन, ब्लॉटिंग पेपर में बहुत सारे टिनी पोर्स होते हैं जो ऑब्जर्व करते हैं इनको थ्रो कैपिलरी एक्शन। वाटर राइजिंग इन द जाइलम ऑफ लार्ज ट्री वाइल ट्रांसपिरेशन इज द प्राइमरी ड्राइवर, कैपिलरी कंट्रीब्यूट्स टू वाटर मूवमेंट इन नैरो जाइलम ट्यूब्स, कैपिलरी क्या करती है, वाटर मूवमेंट पे नैरो जाइलम ट्यूब्स के द्वारा उसमें वो कंट्रीब्यूट करती है। वाटर फ्लोज थ्रू ए हैंड पंप, दिस इज नॉट ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, मैंने आपको बताया ना वाटर जो है ये कैपिलरी एक्शन नहीं है, क्या है, मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड होता है उस पर, तो पानी ऊपर की ओर आ जाती है। और मैंने इसमें आपको बताया था जो उसमें होता है ये क्या होता है, मेनली ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ ट्रांसपिरेशन और उसमें, लेकिन कैपिलरी भी उसमें हेल्प करता है। हिंदी में देख लेते हैं हम लोग, देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है केशिका क्रिया, यहाँ पे 1 मिनट देखिए,
तो केशिका क्रिया गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी शक्तियों की सहायता के बिना संकीर्ण स्थानों में तरल के प्रवाहित होने की क्षमता है। केरोसिन लैंप की बत्ती ईंधन को लौ की ओर खींचती है। केरोसिन लैंप में जो बाती होती है वो केशिका क्रिया के माध्यम से जलाशय से ऊपर की ओर केरोसिन की लौ को और खींचती है, जिससे जलने के लिए एक निरंतर ईंधन की आपूर्ति होती है। अब देखिए, गर्म रोटी पर घी का फैलना जो है यह केशिका क्रिया का उदाहरण नहीं है। घी का फैलना मुख्य रूप से गर्म करने पर चिपचिपाहट में कमी के कारण होता है, जिससे यह कोशिका क्रिया के बजाय सतही तनाव और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से फैल जाता है। अब नेक्स्ट है, ब्लॉटिंग पेपर स्याही को अवशोषित करता है। ब्लॉटिंग पेपर क्या करता है ना, ये छोटे छिद्र होते हैं जो केशिका क्रिया के माध्यम से स्याही को अवशोषित कर लेते हैं। और बड़े पेड़ों के जालम में पानी का जो है ऊपर उठना, जबकि वाष्पोत्सर्जन जो है प्राथमिक चालक है। केशिकात्व संकीर्ण जालम नालियों में पानी की गति में योगदान करता है। हैंडपंप से पानी का बहना जो यह केशिका क्रिया नहीं होता है, क्योंकि पानी ऊपर उठने के लिए लगाए गए यांत्रिक दबाव का परिणाम होता है। समझ गए इतना? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। असर्शन और डिसीजन का क्वेश्चन है, आइए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है असर्शन है आपका और डिसीजन है। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, आपको करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। इसमें कह रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर विस्कोसिटी ऑफ हनी इंक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो हनी का जो विस्कोसिटी इंक्रीज होगा, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है द राइज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ये बिल्कुल सही है। तो द राइज ऑफ जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ये तो गलत है लेकिन आर बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दिया हुआ अभिकथन है और नीचे कारण है। तो ऊपर में क्या दिया हुआ है कि तापमान में वृद्धि के कारण शहद की सांद्रता बढ़ जाती है, गलत है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है कि तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए असत्य है, लेकिन आर जो है ये सत्य है। 15 का डी। आइए हम लोग अब इसकी एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में देख लेते हैं। पहले मैंने बताना आंसर क्या होगा, 15 का डी। विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी ना वो मेजर है जो फ्लूइड को रोकती है फ्लो करने से। विस्कोसिटी क्या करती है, फ्लूइड का नेचर है फ्लो करना, लेकिन विस्कोसिटी उस नेचर को रेजिस्ट करती है, रोकती है। इट डिस्क्राइब हाउ थिक और स्टिकी फ्लूइड इज, ये बताती है कि कोई भी फ्लूइड जो है, कोई भी तरल जो है कितना थिक और स्टिकी है। एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब वो फ्रिक्शनल को रोकने के लिए। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ हनी डिक्रीज, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। बिकॉज द इंक्रीज थर्मल एनर्जी अलाउज मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली, जिससे गर्म किया जाएगा उसको, वो क्या होंगे, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ज़्यादा फ्रीली मूव करने लगेंगे, जिसके रेजिस्टेंस को वो रिड्यूस हो जाएगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज एज मॉलिक्यूल्स गेन मोर एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल के ये क्या होते हैं, ये इंक्रीज कर जाते हैं जैसे ही मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एनर्जी मिलती है और बहुत ही तेज़ी से फास्टर मूव करने लग जाते हैं। चलते हम लोग अब हिंदी में भी देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे कह रहा है विस्कोसिटी किसी तरल के प्रवाह के प्रतिरोध का मापन है। यह तरल की गाढ़ापन या चिपचिपेपन को दर्शाता है, जिसे अक्सर आंतरिक घर्षण के रूप में समझा जाता है। जब तापमान बढ़ता है तो शहद की सांद्रता घट जाती है, क्योंकि बढ़ती हुई ऊष्मा ऊर्जा अणुओं को अधिक स्वतंत्र रूप से गति करने में सक्षम बनाती है, जिससे प्रवाह में प्रतिरोध कम हो जाता है। अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, यह बढ़ जाती है क्योंकि वे अधिक ऊर्जा प्राप्त कर तेजी से गति करने लग जाते हैं। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला सवाल यानी कि 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सारा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। यानी कि सारा के बारे में जो हम लोग रिसेंटली न्यूज़ में सुन रहे हैं, इसके बारे में क्या सही है आपको बताना है ना। आइए हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। तो पहला कह रहा है टू प्रोवाइड AI ड्रिवन मेंटल हेल्थ थेरेपी टू डिजाइन बाय गूगल टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस थ्रू AI लॉन्च बाय द WHO। इसे WHO ने लॉन्च किया, तो ये जो हमारा है ना, ये बिल्कुल सही है। तो ध्यान में रखिएगा, जो सारा आप रिसेंटली न्यूज़ में सुन रहे हो ये क्या है, तो टू प्रमोट ग्लोबल हेल्थ अवेयरनेस थ्रू AI लॉन्च्ड बाय द WHO के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। हिंदी में भी इसको क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे सारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा लॉन्च किए गए AI के माध्यम से वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना इसका काम है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। देखिए, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO हैज़ लॉन्च्ड सारा, ए जेनरेटिव AI पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर
ऑल्सो नॉन एज सारा। तो इसे लॉन्च किसने किया है? WHO ने। इट हेल्प पीपुल बेटर अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर बिहाइंड मेजर ग्लोबल काउजेज ऑफ डेथ सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज एंड डायबिटीज़। तो मेनली ये किन की चीज़ों पे ध्यान देगा? तो कैंसर पे, हार्ट की जो डिजीज़ हो गई, लंग्स की जो डिजीज़ हो गई और डायबिटीज़ हो गई, उनके बारे में ये पता करेगा। आइए हम लोग देखते हैं इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने सारा नाम का एक जनरेटिव AI संचालित डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है। इसे सारा के नाम से भी जाना जाता है। यह लोगों को प्रमुख वैश्विक मृत्यु कारकों जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गए, फेफड़ों की बीमारियां हो गई या फिर डायबिटीज़, मधुमेह हो गया के पीछे छिपे जोखिम कारकों को बेहतर समझने में सहायता करेगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 17 नंबर का क्वेश्चन। तो 17 में कह रहा है विच ऑफ द व्हाट इज़ द टिपिकल पिच ऑफ द मेल वॉइस कंपेयर टू अ फीमेल वॉइस। यानी कि मेल वॉइस का जो टिपिकल पिच है ना, वो फीमेल वॉइस के रिस्पेक्ट में कैसा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोअर देन अ फीमेल वॉइस। पिच जो है वो क्या होता है? लोअर होता है। तो पिच जो होगा मेल वॉइस का, ये क्या होगा? लोअर पिच होता है, ठीक है ना। और फीमेल वॉइस का पिच हाई होता है। आइए हम लोग हिंदी में भी देख लेते हैं इस चीज़ को। तो कह रहा है महिलाओं की आवाज़ की तुलना में पुरुषों की आवाज़ की समान पिच क्या होती है? तो महिलाओं की आवाज़ की तुलना में पुरुषों की आवाज़ की जो समान पिच होती है, ये क्या होती है? महिला की आवाज़ से नीची होती है, लो पिच होती है पुरुषों की, ठीक है ना। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो मेल वॉइस टिपिकली हैव ए स्लाइटली लोअर पिच देन फीमेल वॉइस। मेल जो वॉइस होती है उसकी टिपिकली स्लाइटली लोअर पिच होती है फीमेल वॉइस से, ड्यू टू डिफरेंस इन वोकल कॉर्ड एनाटॉमी। किस कारण से? तो वोकल कॉर्ड में जो डिफरेंस है ना, उस कारण से। दिस इज बिकॉज मेल्स जनरली हैव लॉन्गर एंड थिकल वोकल कॉर्ड्स। मेल्स का जो क्या होता है, जनरली उनकी जो वोकल कॉर्ड्स है वो ज़्यादा लॉन्गर होती है और वोकल होती है, थिक होती है, विच वाइब्रेट्स एट लोअर फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसिंग ए डीप साउंड। और वो लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है और डीप साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। आइए हम लोग देख लेते हैं अब हिंदी में भी। देखिए, पुरुषों की आवाज़ आमतौर पर महिलाओं की तुलना में थोड़ी भारी यानी कि निचली पिच होती है, जिसके कारण उसे स्वरण तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड्स की संरचना में अंतर होता है। पुरुषों के जो स्वर तंतु हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कह लो यार, आमतौर पर लंबे और मोटे होते हैं, जो कम आवृत्ति यानी कि कम फ्रिक्वेंसी पर कंपन करते हैं, जिससे गहरी आवाज़ उत्पन्न होती है। पुरुषों और महिला के स्वर तंतु के आकार अलग अलग होते हैं। वयस्क पुरुषों की आवाज़ आमतौर पर भारी होती है क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं। पुरुषों के स्वर तंतु यानी कि वोकल कॉर्ड्स की लंबाई 17 mm से 25 mm तक होती है और महिलाओं के जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसकी लंबाई 12.5 mm से 17.5 mm है। आपको ये लंबाई नहीं याद करनी है, ठीक है ना। बस आप ये याद रखना पिच किसकी हाई होती है, पिच किसकी लो होती है, ये आपको ध्यान में रखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। तो 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से जो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो पहला इसमें कहता है, 18 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। टू डिटेक्ट ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स पुलिस यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स। ये बिल्कुल सही है। टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल्स पुलिस क्या करती है, डॉपलर इफेक्ट का यूज करती है रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव से। और दूसरा कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द शिफ्ट ऑब्जर्व्ड इन द डॉपलर इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी जो शिफ्ट मिलता है हमें डॉपलर इफेक्ट से, वो समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों, बिल्कुल ये दोनों इंपॉर्टेंट लाइन आपको बिल्कुल याद हो जानी चाहिए। तो ये दोनों जो किसके कारण होता है, डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा 18 का सी, बोथ 1 और 2। आइए हिंदी में भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है डॉपलर प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। डॉपलर प्रभाव के बारे में आपको क्या करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें कह रहा है तेज रफ्तार के वाहनों की पहचान करने के लिए पुलिस डॉपलर प्रभाव पर आधारित परिवर्तित रेडियो तरंगों का उपयोग करती है। तो ये जो है बिल्कुल सही है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है ना। और नेक्स्ट है कि डॉपलर प्रभाव में देखा गया कि आवृत्ति परिवर्तन गतिशील वस्तु की गति से सीधे अनुपात में होता है। और ये भी जो है बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2, 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन अब देखेंगे। देखिए तो इसमें क्या रहा है, द डॉपलर इफेक्ट इज यूटिलाइज्ड इन स्पीड डिटेक्शन बाय ट्रैफिक पुलिस यूजिंग रडार गन्स, ठीक है ना। किसके हेल्प से करते हैं वो लोग, तो रडार गन्स के द्वारा पुलिस ट्रैफिक में डॉपलर इफेक्ट का यूज़ करते हैं। दिस डिवाइसेज एमिट शॉर्ट रेडियो वेव्स। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में चेंज कर दिया जाएगा, शॉर्ट की जगह ना लॉन्ग भी डाल सकते हैं। तो शॉर्ट रेडियो वेव्स टुवर्ड्स मूविंग व्हीकल्स, व्हेन दीज वेव्स रिफ्लेक्टेड ऑफ ए मूविंग व्हीकल्स
द फ्रीक्वेंसी चेंज बेस्ड ऑन द व्हीकल्स स्पीड। द रडार गन कैलकुलेट द स्पीड बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। और रडार गन क्या करती है, उस जो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस आता है उसको देख लेती है। नेक्स्ट है द डॉपलर इफेक्ट इन्वॉल्व्स ए शिफ्ट इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। ये जो डॉपलर इफेक्ट है ये इन्वॉल्व करती है जो फ्रीक्वेंसी में जो शिफ्ट आता है किन दोनों के बीच में, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। और जितना भी मैग्नीट्यूड परिवर्तन आता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट के। जितनी तेज स्पीड होगी उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आएगी। हैंस हायर स्पीड रिजल्ट इन अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी। इसीलिए जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, जितनी ज़्यादा स्पीड होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी उतनी हायर होगी, ज़्यादा होगी। अलाउइंग फॉर प्रिसाइज स्पीड मेजरमेंट। और इससे क्या होगा, स्पीड मेजरमेंट प्रिसाइजली वो कर पाएंगे। अब हिंदी एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इसमें कहता है कि डॉपलर प्रभाव का उपयोग ट्रैफिक पुलिस द्वारा रडार गन का उपयोग करके गति का पता लगाने में किया जाता है। ये उपकरण चलते वाहन की ओर छोटी रेडियो तरंगे उत्सर्जित करते हैं। जब ये तरंगे चलती गाड़ी से परावर्तित होती हैं तो इनकी आवृत्ति वाहन की गति के आधार पर बदल जाती है। रडार गन इस आवृत्ति के बदलाव के आधार पर गति की गणना करती है। नेक्स्ट कह रहा है डॉपलर प्रभाव में स्रोत और पर्यवेक्षक के बीच सापेक्ष गति के कारण तरंगों की आवृत्ति में बदलाव शामिल है। आवृत्ति बदलाव की परिमाण चलती वस्तु की गति के सीधे क्या होती है, अनुपातिक होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए अधिक गति के परिणाम स्वरूप अधिक आवृत्ति बदलाव होता है जिससे सटीक गति का माप अनुमति मिल जाती है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। तो 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Which of the following statement is correct regarding the electromagnetic spectrum? Select the correct answer using the codes given below. ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो 19 में आपसे पूछ रहा है द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स इज फार ग्रेटर दैट ऑफ एक्सरेज। ये बिल्कुल सही बात है। द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स जो होता है ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सरेज के रिस्पेक्ट में। और द एनर्जी ऑफ एक्सरे इज फार ग्रेटर देन ऑफ रेडियो वेव्स। ये भी सही है, एक्सरे की एनर्जी ज़्यादा होती है और ये जो रेडियो वेव्स हैं इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसे ध्यान में रखना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2 सही आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे कह रहा है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में, यानी कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है आपको बताना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का आपको चयन भी करना है। यहाँ पे दिया हुआ है रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य दर एक्सरे की तुलना में कहीं अधिक होती है। तो रेडियो तरंगे की जो तरंगदैर्घ्य दर है ये एक्सरे की तुलना में काफ़ी अधिक होती है। और दूसरा कहता है एक्सरे की ऊर्जा रेडियो तरंगे की तुलना में कहीं अधिक होती है और एक्सरे की जो ऊर्जा है रेडियो तरंगे की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग 19 नंबर की। देखिए तो इसमें कहता है कि रेडियो वेव्स हैव वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 1 मीटर टू ओवर 100 किलोमीटर while X-rays have shorter wavelengths। X-ray का वेवलेंथ क्या होता है, शॉर्ट होता है। Typically in the range of 0.01 to 10 nanometers, thus radio waves wavelength are significantly longer than those of X-rays। Next statement है the energy of electromagnetic wave is inversely proportional to the wavelength and directly proportional to the frequency। यानी कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। ई बराबर यहाँ पर देखोगे ना HV, वेयर H इज़ द प्लैंक कांस्टेंट और V इज़ द फ्रीक्वेंसी। जहाँ पे H क्या है, एक प्लैंक कांस्टेंट है और V जो है क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एक्सरेज विथ शॉर्टर वेवलेंथ हैव हायर फ्रीक्वेंसी। तो एक्सरे की जो वेवलेंथ शॉर्ट होती है लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो बहुत हाई होती है, ये ध्यान में रखिएगा। हैव मच हायर एनर्जी पर फोटोन, इनकी जो एनर्जी भी होती है वो भी बहुत हाई होती है। देन रेडियो वेव्स विच हैव लॉन्गर वेवलेंथ एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। और रेडियो वेव्स की क्या होती है, इनकी जो वेवलेंथ है ये क्या होती है, वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती है तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है ये भी क्या होती है, कम हो जाती है। लॉन्गर वेवलेंथ एंड शॉर्टर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी अब हम लोग हिंदी में भी देखेंगे। देखिए तो रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य दर लगभग 1 मीटर से 100 किलोमीटर से अधिक होती है, जबकि एक्सरे की तरंगदैर्घ्य दर जो है बहुत कम होती है, आमतौर पर 0.01 से 10 नैनोमीटर की सीमा में। इस प्रकार रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य दर एक्सरे की तुलना में काफ़ी लंबी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा उनकी तरंगदैर्घ्य दर से व्युत्क्रमणानुपाती होती है और उनकी आवृत्ति के सीधे अनुपातिक होती है। H बराबर V होता है, जहाँ H जो है एक प्लैंक स्थिरांक है और V जो है ये क्या है, आवृत्ति है।
छोटी तरंग दैर्ध्य ये उच्च आवृत्तियों की वालनी एक्सरे में रेडियो तरंगों की तुलना में प्रत्येक फोटोन होती है और अधिक ऊर्जा होती है, जिनकी तरंग दैर्ध्य जो है लंबी और आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। रेडियो इनकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है लेकिन फ्रीक्वेंसी कम होती है। चलते हैं हमारे 20 नंबर के क्वेश्चन पे। देखिए तो हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना टेक्स प्लेस ड्यू टू सरफेस टेंशन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना जो है टेक्स प्लेस करता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, यहाँ पे दिया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है 1, 2 एंड 3। जी हाँ, द स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप, ऑयल स्प्लिट ऑन द वाटर सरफेस, फ्लोटिंग ऑफ नीडल वेटर, ये सब जो है फिनोमिना सरफेस टेंशन की वजह से ही होते हैं। तो स्पेरिकल फॉर्म जो हो जाता है रेन ड्रॉप का, ये किसकी वजह से होता है, स्पेरिकल सरफेस टेंशन की वजह से। ऑयल स्प्लिट ऑन द वाटर सरफेस, ऑयल जो है ये वाटर सरफेस पर स्प्लिट रहती है किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से, पृष्ठ तनाव की वजह से। और फ्लोटिंग ऑफ ए नीडल ऑन वाटर, नीडल जो है वाटर पे तैरती रहती है किस वजह से, तो सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के ही वजह से। आइए हम लोग हिंदी में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है पृष्ठ तनाव के कारण होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना आपको। ठीक है, इसमें दिया हुआ है वर्षा की बूंद का गोलाकार रूप, सही है ये। तेल की पानी की सतह पर फैल जाना, ये भी सही है। सुई का पानी पर तैरना, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। अब हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे क्या रहा है, सरफेस टेंशन द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस ऑफ ए लिक्विड दैट अलाउज इट टू रेसिस्ट एन एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू द कोहेसिव नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए सरफेस टेंशन के, द स्पेरिकल फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप, ऑयल स्प्लिट्स ऑन द वाटर सरफेस, और क्या हो जाएगा फ्लोटिंग ऑफ नीडल ऑन वाटर, यानी कि नीडल जो तैरती रहती है वाटर पे। क्लिनिकल टेस्ट फॉर जॉन्डिस के लिए जो क्लिनिकल टेस्ट होती है, और बबल्स जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। सब किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से। चलते हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे हिंदी में देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे कहता है कि पृष्ठ तनाव किसी तरल पदार्थ की सतह पर वह गुण है जो उसके अणुओं की ससंजक प्रकृति के कारण बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। पृष्ठ तनाव के उदाहरण क्या क्या है, वर्षा की बूंद का गोलाकार रूप हो जाना, पानी की सतह पर तेल का फैलना, पानी पर जो सुई का तैरना, ये सब क्या है पृष्ठ तनाव का कारण होता है। पीलिया के लिए नैदानिक परीक्षण जो है, क्लिनिकल टेस्ट जो है, ये भी जो है पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। और बुलबुले जो गोलाकार होते हैं ये भी क्या है, पृष्ठ तनाव के ही वजह से होते हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैकेनिकल वेव। इसमें से कौन सा है जो मैकेनिकल वेव है, आपको बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, साउंड वेव जो है ये क्या है, मैकेनिकल वेव है। साउंड वेव जो है ये एक मैकेनिकल वेव है। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है ना, यांत्रिक तरंग कौन है, तो ध्वनि तरंग जो है एक यांत्रिक तरंग होती है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए ए मैकेनिकल वेव इज अ वेव डेट रिक्वायर अ मीडियम लाइक एयर, वाटर और सॉलिड। ए मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है ना जिसको एक मीडियम की जरूरत होती है। ठीक है ना, चाहे वो एयर हो, वाटर हो या फिर सॉलिड हो, टू प्रोपेगेट ट्रांसफरिंग एनर्जी थ्रू द वाइब्रेशन और ऑस्किलेटिंग ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम। तो वो कैसे प्रोपेगेट करती है, तो या तो एनर्जी प्रोपेगेट करती है उसकी वाइब्रेशन के द्वारा, या फिर ऑस्किलेशन के द्वारा उसके पार्टिकल के बीच में मीडियम में ट्रांसफर होगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग बाकी कुछ जो दिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या क्या होगा, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स और सिस्मिक वेव्स, ये सब क्या है मैकेनिकल वेव्स हैं, याद रखिएगा। साउंड वेव्स हमारे, वाटर वेव्स और सिस्मिक वेव्स जो हैं अर्थक्वेक के टाइम जो होते हैं, ये सब क्या है मैकेनिकल वेव्स हैं। हिंदी में भी देख लीजिए। यांत्रिक तरंग वह तरंग है जिसे प्रसारित होने के लिए किसी माध्यम जैसे हवा, पानी या ठोस की आवश्यकता होती है, जो उस माध्यम में कणों का कंपन या दोलन के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती है। उदाहरण में ध्वनि तरंग, जल तरंग और भूकंपीय तरंग शामिल हैं। ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हो गए। चलते हैं 22 के क्वेश्चन पे। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत जगह रिपीटेड क्वेश्चन भी है। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन्स। तो क्या है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो है ऑडिबल रेंज है मानव का। ठीक है ना, अब इसको हिंदी में भी देख लीजिए। मानव की जो श्रव्य सीमा है ये कितनी होती है, तो ये 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए यहाँ पे। देखिए ह्यूमन्स कैन हियर साउंड इन फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम अबाउट 20 हर्ट्ज टू 20 के हर्ट्ज। ऑडिबल वेव जो है 20 से 20,000 हर्ट्ज होते हैं। इंफ्रासोनिक जो होते हैं वो 20 से कम होते हैं। अल्ट्रासोनिक जो है 20 से ज़्यादा होते हैं। इंफ्रासोनिक 20 से कम होंगे और अल्ट्रासोनिक जो है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। हिंदी में भी देख लीजिए यहाँ पे।
मनुष्य लगभग 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की आवृत्ति रेंज में ध्वनि सुन सकता है। श्वेत तरंगे जो हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 तरंग होती है। इंफ्रासोनिक जो होती है ये 20 हर्ट्ज से कम होती है और अल्ट्रा जो हो गई ये 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे होती हैं। चलते हैं 23 का क्वेश्चन पे। ठीक है, अब देखिए 23 में कह रहा है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नमो ड्रोन दीदी स्कीम। क्या है? नमो ड्रोन दीदी स्कीम के बारे में आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको समझना है, याद करना है। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, इसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, इट इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और नेक्स्ट दिया हुआ है इट एम्स टू सप्लाई ड्रोन टू 14,500 सेलेक्टेड वुमेन एससीजीज। एससीजीज का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है ना, फ्रॉम 2024 टू 26 टू ऑफर रेंटल सर्विस फॉर एग्रीकल्चर यूज। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इट एम्स टू सप्लाई ड्रोन टू 14,500 सेलेक्टेड वुमेन्स एससीजीज 2025 टू 26 फॉर ऑफर रेंटल सर्विस फॉर एग्रीकल्चर यूज। ये सही है, लेकिन हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये गलत है। अब हिंदी में भी देख लेते हैं हम लोग। देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। करिए विचार। विचार तो आप कर चुके हैं पीछे, और विचार के हिसाब से आपको पता चला कि इसका उद्देश्य 2024-26 के बीच 14,500 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि कार्यों के लिए किराए पर ड्रोन उपलब्ध कराना है। तो ऊपर में से कौन सा कथन सही है? तो ये जो कथन है यही सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा केवल 2। आंसर क्या हो जाएगा? 23 का बी, केवल 2। आइए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। देखिए, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। नमो ड्रोन दीदी स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च इन द सेंट्रल लेवल बाय एम्पावर्ड कमिटी कंप्राइजिंग सेक्रेटरीज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, फर्टिलाइजर, सिविल एविएशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इतनी सारी मिनिस्ट्री काम करती है, तो ठीक है ना। तो मल्टी मिनिस्ट्री का ये काम है, किसी एक का नहीं है। तो एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर भी हो गया, रूरल डेवलपमेंट भी आ जाती है, सिविल एविएशन भी है इसमें, और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है। तो ये सब मिलकर कर रहे हैं। दूसरी बात आपको पता ही है, 14,500 सेलेक्टेड वुमेन होंगी, 24-25-26 तक उनको ड्रोन के जरिए उनको हेल्प की जाएगी। ठीक है ना, हिंदी में भी इतनी बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। नमो ड्रोन दीदी योजना है और ये सब मंत्रालय मिलकर कर रहे हैं, और 2024-25 से 25-26 के बीच में 14,500 चयनित महिलाओं जिनकी एसएजीज में जो काम है उनको दिया जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 24 का। देखिए 24 में क्या रहा है, विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द परम गंगा सुपर कंप्यूटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। विच इंस्टीट्यूशन होस्ट द परम गंगा सुपर कंप्यूटर अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो कौन सा जो हमारा इंस्टीट्यूशन है जो परम गंगा सुपर कंप्यूटर को नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंदर में ला रहा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? IIT रुड़की। आंसर क्या हो जाएगा? IIT रुड़की। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत परम गंगा सुपर कंप्यूटर को कौन से संस्थान ने स्थापित किया है? तो ये स्थापित करने वाली संस्थान है IIT रुड़की है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, द परम गंगा सुपर कंप्यूटर इज होस्टेड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट IIT रुड़की अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन विच इज मैनेज्ड बाय सीडेक पुणे। ठीक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, और मेटी की जो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर रही है। परम गंगा का एक सुपर कंप्यूटर है बिल्ड ऑन अ हाइब्रिड हेट्रोजेनियस आर्किटेक्चर that combine Intel Xenon Cascade Lake processor with NVIDIA Tesla V100 GPUs. It comprises 312 nodes including CPU, GPU and high money nodes and reverse। आपके लिए देखिए इतनी चीज़ आपको यहीं याद करनी है, आप ये याद कर लो और आप मिनिस्ट्री चाहो तो याद कर सकते हो। तो परम गंगा सुपर कंप्यूटर कहाँ पे? IIT रुड़की। मिनिस्ट्री याद कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, ये लोग मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए यहाँ पे। तो हिंदी में भी सेम चीज़ दी गई है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो ये कौन कर रहा है? IIT रुड़की कर रही है। ठीक है, कौन कौन सी मिनिस्ट्री इसमें शामिल है? तो आपको देखोगे यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय शामिल है, और कौन कौन सा? सीडेक पुणे है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का क्वेश्चन पे। तो हमारा 25 का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट टाइप ऑफ साइबर अटैक्स इज हैकर ग्रुप्स नो नेम 0576 इन प्राइमरी नॉन पोर्ट। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्या किस तरह का साइबर अटैक है उस हैकर ग्रुप का जिसका नाम है नो नेम 0576 प्राइमरी नॉन पोर्ट। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक्स। क्या करती है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस DDoS अटैक्स कर रही है। आइए हम लोग इसकी एक्सप्लेनेशन हिंदी में भी देख लेते हैं। हैकर समूह
नो नेम 05716 मुख्य रूप से किस प्रकार के साइबर हमलों के लिए जाना जाता है? तो ये जो जाना जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस DDoS हमले के लिए जाना जाता है। आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पे दिया हुआ है नो नेम 05716 इज प्राइमरली रिकॉग्नाइज्ड फॉर एग्जीक्यूटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक which flood a target online service such as website or critical infrastructure with excessive traffic, rendering them slow or entirely inaccessible. This group has predominantly targeted organizations in country as opposing Russian interest. तो ऐसी कंट्री जो रशियन इंटरेस्ट को अपोज कर रही थी ना, उन पे ये हमला किया गया है। नाम क्या है? नो नेम 05716, और ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है। आइए हिंदी में भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, तो नो नेम 057 जो है ये मुख्य रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस हमलों को अंजाम देने के लिए जाना जाता है। इन हमलों में किसी लक्षित ऑनलाइन सेवा जैसे वेबसाइट हो गई या फिर महत्वपूर्ण अवसंरचना हो गई पर अत्यधिक ट्रैफिक भेजा जाता है, जिससे वह सेवा क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ठीक है ना, न्यूज़ में आप देखोगे कि साइबर अटैक हो रहा है, बहुत सारे आ भी रहा था, या पूरी तरह से क्या है? अनुपलब्ध हो जाती है। यह समूह मुख्य रूप से उन देशों के संगठन को निशाना बनाता है जिन्हें रूसी हितों के विरोधी के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे जो रूसी हितों के विरोधी हैं उनके भी ये अटैक हो रहा था नो नेम 05716 की तरफ से, हैकर ग्रुप की तरफ से। ठीक है, तो आज के लिए हमारा वीडियो इतना तक ही रहेगा। आज हमने 25 सवाल किए हैं टोटल हिंदी में, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक क्वेश्चन हिंदी में, इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन भी हिंदी और इंग्लिश में कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो ऐसे ही चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर आपको सिर्फ हिंदी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो को मैं यहीं रख रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।